हमारे आज के लेक्चर का विषय है शासन के रूप, संघात्मक शासन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, नारी शिक्षा निकेतन, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आज शासन के इस रूप के बारे में आपके समक्ष बातचीत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म यानी संघवाद है क्या। फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। अर्थात संघवाद वह व्यवस्था है शासन की जिसमें एक प्रकार से पावर शेयरिंग होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। अर्थात देश में सत्ता के जो भी स्तर हैं उसमें एक केंद्रीय सत्ता है और साथ ही साथ अन्य अनेक सत्ताएं हैं जो राज्य के स्तर पर हैं या लोकल बॉडीज हो सकती हैं, स्थानीय स्तर पर हो सकती हैं, उनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। खास तौर पर यह बंटवारा दो स्तरों पर ही होता है क्योंकि अधिकतर संघात्मक शासन वाले देश में सत्ता के दो टियर होते हैं या दो स्तर होते हैं। Therefore, the same territory is controlled by two levels of government। तो एक ही टेरिटरी पर, एक ही क्षेत्र पर, एक ही प्रकार की जनसंख्या पर दो प्रकार की अथॉरिटीज का या टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का शासन होता है, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों का अथवा राज्यों की सरकारों का। Generally, an overarching national government is responsible for broader governance of larger territorial areas, while the smaller subdivisions, states and cities govern the issues of local concern। और इस बंटवारे की सबसे प्रमुख बात यह है कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के या अधिक महत्व के विषय हैं उन सभी का शासन नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि जो छोटे इश्यूज हैं, जो कम महत्व के इश्यूज हैं या जो लोकल कंसर्न के इश्यूज हैं या बातें हैं या विषय हैं, वे सभी स्टेट और सिटीज इत्यादि के द्वारा उनका शासन या उनकी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से मैंने आपके सामने संघात्मक शासन को लाने की कोशिश की है, जहां हम देख सकते हैं कि सत्ता का या शासन का जो सबसे बड़ा चेयर है, जो सबसे बड़ा स्तर है, वो केंद्र है, सेंटर है, और सत्ता वहां से राज्यों की तरफ आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें बंटवारा हो रहा है, एक केंद्र स्तर पर सत्ता है और दूसरा राज्यों के स्तर पर विभिन्न संस्थाएं आपके सामने आपको दिख रही हैं और जिनका शासन भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग लोग वहां पर सत्ता पर विराजमान हैं और उनके जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो उनका पूरा शासन है, वो भी सब अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओवरआर्चिंग विषय होता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय होते हैं, वे सभी केंद्र सरकार के द्वारा हैंडल किए जाते हैं और जो स्थानीय महत्व के विषय हैं या राज्यों से संबंधित विषय हैं, वे सभी राज्यों के द्वारा शासित होते हैं। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि एक केंद्रीय सत्ता है और उसकी छत्र छाया में ही राज्यों की सत्ताएं हैं और ये बंटवारा है, ये एक देश का नक्शा है जहां पर विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, और एक केंद्रीय सरकार है जो इन सब के ऊपर है, यानी वो सबके लिए कॉमन है। केंद्रीय सत्ता एक ही है और राज्यों की सरकारें अलग अलग हैं। किसी भी देश में कितने भी राज्य हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस देश का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। अब हम संघात्मक शासन को डिटेल में समझने से पहले संघवाद के कुछ रूपों के बारे में बात करेंगे। आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है इन बातों के फर्क को समझ लेना
केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर शासन के 3 विभिन्न रूप निर्धारित होते हैं। पहला एकात्मक शासन, दूसरा संघात्मक शासन, तीसरा परिसंघ या महासंघ। ये 3 शब्द हैं जो राजनीतिक शब्दावली में कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को जिनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये 3 प्रकार के शासन क्या हैं, किस तरह से सत्ता का बंटवारा होता है इनके बीच में और क्या फर्क है इनके बीच में, उसे आपके लिए जान लेना बेहद आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह के संबंध हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक शासन व्यवस्था को। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक नेशनल गवर्नमेंट होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है जो एक तरह से सबसे महत्व की सरकार है। राज्यों की सरकारें या तो नहीं होती हैं और यदि होती भी हैं तो उनका महत्व इतना अधिक नहीं होता है। उनको जो भी शक्ति प्राप्त होती है, जिन भी विषयों पर वो शासन करते हैं, वे सभी उन्हें नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं। उनका अपना अलग से कोई बहुत अधिक सत्ता में अस्तित्व नहीं होता है। आप देख सकते हैं कंसेंट्रेटेड पावर, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ये इस शासन की विशेषता है। अब हम दूसरे प्रकार का शासन देखते हैं जिसके बारे में अभी हम आज और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वह है फेडरल सिस्टम या संघात्मक शासन व्यवस्था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही बराबर के स्तर पर है। इनमें ऐसा हॉरिजॉन्टल कोई फर्क नहीं है कि नेशनल गवर्नमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है और स्टेट कम है। यहाँ पर जनता ने दोनों ही सरकारों को चुना है। वो राज्य सरकार के लिए भी चुनाव करती है, वो नेशनल गवर्नमेंट के लिए भी चुनाव करती है। और इसकी विशेषता क्या है? डिवाइडेड पावर। डिवाइडेड पावर अर्थात सत्ता का बंटवारा है दोनों के बीच में, अथॉरिटी विद द पीपल। और अथॉरिटी और पावर जो भी है दोनों के बीच बटे हुए हैं, दोनों को जनता ने बराबर से चुना है। फिर हम आते हैं कन्फेडरेशन की तरफ। ये थोड़ा सा एक अलग प्रकार से संघ होता है। ये तब बनता है जब कई राज्य जो कि अलग अलग हैं, महत्वपूर्ण हैं, अपना शासन स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वे मिल करके सोच विचार करके एक महासंघ, एक कन्फेडरेशन या एक यूनियन का निर्माण करते हैं। और इस यूनियन को बनाने के पीछे उनका जो विचार होता है वो यही होता है कि उन्हें कुछ फायदा मिले। वो फायदा ये हो सकता है कि वे अधिक स्ट्रांग हो जाएं अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, या अधिक आर्थिक विकास करें। कोई ना कोई कारण इसके पीछे अवश्य होता है। और जो कन्फेडरेशन होता है उसमें हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट नीचे है, क्योंकि ये जो राज्यों की सरकारें हैं ये नेशनल गवर्नमेंट को स्वयं विषय अलॉट करती हैं और कुछ निश्चित विषय देती हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है वो डिफेंस के मामलों में नेशनल गवर्नमेंट को अधिकार देते, या एक करेंसी बना लें अपनी और वहां पर वे कुछ अधिकार देते। लेकिन ये महापरिसंघ इस रूप में अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार होता है कि वे कभी भी इस महापरिसंघ को भंग कर सकते हैं। ज्यादातर संघात्मक शासन वाले देशों में या एकात्मक शासन वाले देशों में इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कन्फेडरेशन या महासंघ कभी भी भंग किए जा सकते हैं और वहां पर जब भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट अपनी दी हुई किसी भी सत्ता को, अधिकार को नेशनल गवर्नमेंट से वापस ले भी सकती है। इसकी विशेषता आप देख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पावर, कंसंट्रेटेड अथॉरिटी। पावर तो डिसेंट्रलाइज है लेकिन केवल कुछ विषयों में, सभी विषयों में नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट को सारे विषयों में कानून बनाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। और कंसंट्रेटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी कंसंट्रेटेड होती है, सीमित होती है, संकुचित होती है, किसमें? राज्यों की सरकारों में। तो ये 3 प्रकार हैं, एकात्मक, संघात्मक और महासंघ। फिर से देख सकते हैं आप इसे। एक जो कन्फेडरल सरकार है, स्टेट्स ग्रांट लिमिटेड पावर्स टू द नेशनल गवर्नमेंट।
स्टेट्स देखिए सब बहुत कम पावर दे रही है नेशनल गवर्नमेंट को। यूनिटरी में द नेशनल गवर्नमेंट हैज वर्चुअली एवरी पावर। यूनिटरी में नेशनल गवर्नमेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और फेडरल में नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। दोनों को ही बराबर से जनता के द्वारा चुना जाता है और उन्हें सत्ता जनता से प्राप्त होती है। दोनों के बीच बराबर का बंटवारा होता है। अब चूंकि एकात्मक और संघात्मक शासन पूरे विश्व में अधिक मात्रा में अधिक देशों में पाए जाते हैं, तो हम बेसिकली इनके अंतर को भी समझ लेते हैं। दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन में अंतर होता है, प्रांतीय सरकारों की स्थिति में अंतर होता है, संविधान के रूप में अंतर होता है, सरकार के अंगों की शक्ति में अंतर होता है, और नागरिकों की स्थिति में अंतर होता है। जब आप एकात्मक और संघात्मक शासन के बारे में विस्तार में जानेंगे और इन बिंदुओं के आधार पर देखेंगे तो आपको दोनों में अंतर दिखाई पड़ेगा। अब हम संघात्मक शासन की परिभाषाओं पर आ जाते हैं। डॉक्टर गार्डनर ने संघात्मक शासन की परिभाषा करते हुए कहा है, संघ एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। अर्थात शासन की एक ऐसी व्यवस्था है संघवाद जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें होती हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख होती हैं, सर्वोच्च होती हैं। जिन विषयों पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है उन विषयों पर वे कानून बनाती रहती हैं। डायसी ने कहा है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। डायसी ने इस बात की ओर इशारा किया है कि संघवाद की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्र में एकता स्थापित करने के लिए है और राज्यों को अधिकार प्रदान करने के लिए है। वास्तव में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जिन्हें एक स्थान से शासित करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ वहां पर बहुत अधिक विविधताएं होती हैं। वे विविधताएं धर्मों को लेकर हो सकती हैं, जातियों को लेकर हो सकती हैं, भाषाओं को लेकर हो सकती हैं, वहां की भौगोलिक आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन स्थानों पर शासन वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसके लिए संघात्मक शासन को अपनाना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो राष्ट्रीय एकता को भी खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक स्थान पर वहां के नागरिकों के लिए जो अच्छा हो वही दूसरे स्थान पर नागरिक उस व्यवस्था को बहुत अधिक अच्छा न समझे। कहने का तात्पर्य है कि जातियों और धर्मों में विविधता भी हो सकती है। एक स्थान पर एक प्रकार की जाति या धर्म के लोगों का बाहुल्य हो सकता है। यदि उनके हिसाब से कुछ कानून या नीतियां बनाई जाएं एक ही स्थान पर स्थित केंद्रीय सरकार के द्वारा, तो हो सकता है कि माइनॉरिटीज के लोगों में या अल्पमत के लोगों में खलबली पैदा हो जाए, उनमें डर समा जाए। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, कम करने के लिए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भी संघात्मक शासन को बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप देख सकते हैं फेडरेशन एट वर्क को इस स्लाइड के माध्यम से, जैसे कि एक सी-सॉ का गेम होता है जहां पर कि एक बीच में ही बैलेंस की स्थिति होती है और दोनों तरफ नीचे से कोई आधार नहीं होता और उसको आपस में बैलेंस किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरफ नेशनल गवर्नमेंट है या राष्ट्रीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, और दूसरी तरफ स्टेट्स गवर्नमेंट है, राज्यों की सरकारें हैं, और ये फेडरेशन है। फेडरेशन में दोनों को संतुलित किया गया है। तो इस तरह से फेडरलिज्म के बारे में कुछ यूजफुल फैक्ट्स को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं।
यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल्स यानी केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें। राज्य कितने भी हो सकते हैं किसी भी देश में, ये डिपेंड करता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उस राज्य का या उस देश का क्षेत्रफल कितना बड़ा है या छोटा है। One is the government for the entire country that is responsible for subjects of common national interest. जो नेशनल गवर्नमेंट है वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट को से संबंधित विषयों का शासन कर रही है। The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day or local affairs of their state. Both these two governments enjoy their power independent of the other. इन दोनों को सारी शक्तियां अलग अलग मिली हुई हैं, कहीं पर किसी से ओवरलैपिंग नहीं है। और यही फेडरलिज्म के की फीचर्स भी हैं। अर्थात यदि हमें ये पता लगाना हो कि किसी देश में संघवाद है, संघात्मक शासन है अथवा नहीं है, तो वहां पर हमें कुछ विशेषताओं को देखना होगा। सबसे पहली बात तो उस देश में 2 प्रकार की शासन के स्तर होने चाहिए, कम से कम 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बहुत जरूरी हैं, 2 और मोर लेवल्स, यानी केंद्रीय स्तर और राज्यों का स्तर। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the Constitution. ये भी एक विशेषता है संघात्मक शासन की कि संघात्मक शासन वाले देशों में एक कॉन्स्टिट्यूशन का या एक संविधान का होना अनिवार्य है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संविधान में ही वो सारी बातें लिखी होती हैं जिनके माध्यम से संघात्मक देशों का शासन चलेगा। क्यों? क्योंकि इसी से राज्यों की जो भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर दी जाती है उनकी सत्ता निर्धारित होती है। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. और उन प्रावधानों में किसी एक जगह की सरकार के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। Such changes require the consent of both the levels of government. कोई भी अगर एक प्रकार से चेंज होना है तो उसके लिए दोनों प्रकार के राज्यों की सहमति चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भारत देश में संघात्मक शासन है और यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सके, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके, लेकिन इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति की भी या उस राज्य की विधानसभा की अनुमति की भी आवश्यकता होती है जिस राज्य को वो चेंज अफेक्ट करने वाला है। अब हम देखते हैं संघात्मक शासन की विशेषताओं को। सबसे पहले तो प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यहाँ पर हमें प्रभुत्व शक्ति यानी सॉवरेंटी को उस अर्थ में नहीं लेना चाहिए जहां हम सॉवरेंटी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि सॉवरेंटी का बंटवारा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी वही चीज है, सॉवरेंटी का बंटवारा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर लिखा गया प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, तो इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि 2 स्थानों से देश का शासन चल रहा है, 2 स्थानों पर सरकारें मौजूद हैं और उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त हैं। शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है संघात्मक शासन में, क्योंकि मान लीजिए कि केंद्र की सरकारों में और राज्य की सरकारों में कोई झगड़ा हुआ किसी भी बात को लेकर के, जैसे कि आप भारतवर्ष में देखते हैं कि कई बार पानी के बंटवारे को लेकर के भी झगड़ा होता है। एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार पर आरोप लगाती है कि मुझे अमुक राज्य के द्वारा कम पानी दिया जा रहा है, जिससे हमारे किसान सफर कर रहे हैं या जनता को डे टू डे लाइफ में रूटीन में तकलीफ हो रही है। तो इस तरह के झगड़े, ज्यूरिसडिक्शन के झगड़े, किसी इश्यू को लेकर के झगड़े, किसी प्रकार के सीमा विवाद, इन सबको सुलझाने के लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान में कहा गया है, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसे किसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाएगा या कौन देखभाल करेगा,
तो वो कार्य न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका का सुप्रीम होना संघवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और दोहरी नागरिकता, कई बार कुछ संघात्मक शासन वाले देश ऐसे होते हैं जहां पर नागरिक दोहरे नागरिक होते हैं, वो अपनी स्टेट के भी नागरिक होते हैं और वो उस राज्य के भी नागरिक होते हैं। हो सकता है किसी स्टेट में रहने के कारण उन्हें कुछ स्पेशल सुविधाएं मिल रही हो जो अन्य राज्य के नागरिकों को ना मिले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर संघात्मक शासन वाले देश में दोहरी नागरिकता हो। फॉर एग्जाम्पल, भारत में संघात्मक शासन है, लेकिन भारत का हर नागरिक केवल भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसे अपने राज्य की सदस्यता या नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। अब जो हम लोग शासन के विभिन्न स्तरों की बात कर रहे थे, उसको हम इस पिरामिड या त्रिभुज के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सत्ता शीर्ष से स्टार्ट हो रही है, ये केंद्र की सरकार है, ये राज्य या राज्यों की सरकारें हैं, एक से अधिक राज्य हो सकते हैं, और सबसे नीचे लोकल बॉडीज या स्थानीय संस्थाएं हैं। शक्तियों और कार्यों का बंटवारा, शक्तियों और कार्यों का बंटवारा भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है कि राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा और केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएंगे। यहाँ पर इस लिस्ट में मैंने आपको भारत का एग्जाम्पल दिया है, जहां पर हमारे संविधान में शासन की 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं। एक तो केंद्र सूची है या यूनियन लिस्ट, दूसरी राज्य सूची है या स्टेट लिस्ट, तीसरी संवर्ती सूची है या कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे या केंद्र सूची पर केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, स्टेट लिस्ट पर राज्यों की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, और संवर्ती सूची पर दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि दोनों के कानूनों में किसी प्रकार का मतभेद या गतिरोध पैदा हो तो वहां पर मान्यता केंद्र के कानून को मिलती है। आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट हैज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट लिस्ट has subjects of local and state importance, और concurrent has subjects of common interest both to center and state. अब यूनियन लिस्ट में बहुत बड़े बड़े विषय हैं, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, रेलवेज है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स। इन सारे विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है एक रूपता के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। स्टेट लिस्ट में पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये वो विषय हैं जिन पर राज्यों की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। कंकरेंट भी है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिजेस है, एटसेट्रा है। ये वो विषय हैं जिन पर दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यहाँ पर मैंने सिंबॉलिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तस्वीर आपको दिखाई है। किसी अन्य राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन की तस्वीर अलग हो सकती है, वो भी एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के रूप में होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, सारी उन व्यवस्थाओं के बारे में लिखा जाता है जिनसे उस देश का शासन चलता है। ये एक लिखित किताब होती है जिसके माध्यम से जो एम्बिग्विटी है, जो एक प्रकार का अनकहा कोई विवाद है, उनको सुलझाने या उनसे बचने की बहुत अधिक कोशिश की जाती है, क्योंकि जितनी अधिक चीजें लिख जाती हैं उतना ही अधिक चीजों में स्पष्टता आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यायपालिका की तस्वीरें हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया की न्यायपालिका है, ये भारत की न्यायपालिका है, और ये भी जर्मनी की या की न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका की ये तस्वीरें प्रतीकात्मक रूप से ही लगाई गई हैं। अधिकतर इन देशों में संघात्मक शासन है और केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले किसी विवाद को अंतिम रूप से न्यायपालिका के द्वारा ही सुलझाया जाता है। अब हम आते हैं संघात्मक शासन के एडवांटेजेस या उनके गुणों पर कि क्या अच्छाइयां हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में बहुत अधिक होमोजेनिटी होती है, दोनों में संतुलन होता है, सामंजस्य होता है, स्थानीय स्तर पर भी शासन चलता है और राष्ट्र की एकता भी मजबूत होती है, राज्य शक्तिशाली होते हैं, बचत और आर्थिक विकास होता है,
निरंकुशता कम हो जाती है कई स्तरों पर शासन की शक्तियों का बंटवारा होने से। वहां की जनता में राजनीतिक चेतना बहुत होती है क्योंकि लोकल यूनिट्स होने से जनता भी शासन के कार्यों में साथ साथ जुड़ी हुई होती है, तो वो राजनीति के कार्यों में इंटरेस्ट लेने लगती है, शासन की कुशलता अधिक बढ़ती है और ये विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त है। इन्हें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इट हेल्प्स टू मैनेज सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बाय डिस्पर्सिंग पावर विद इन एंड अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। It promotes administrative efficiency by allowing the government closest to the problems to manage public programs for local needs. अर्थात स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख के सरकार अपने प्रोग्राम्स बना सकती है। It encourages innovation by allowing states and local governments to accommodate diverse demands and needs. It maximizes political participation in government because citizens are given the opportunity to participate at all three levels of government. It helps project individual freedoms by having the states be the defenders of democracy against a strong central government. अब हम देखते हैं संघात्मक शासन के दोषों को। शासन कमजोर होता है, इकाइयों के अलग होने का डर होता है, जटिल संगठन है, कॉम्प्लेक्स है, सत्ता के कई स्तरों पर बंटवारा है और संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जो जटिल होती हैं, जो आम लोगों की समझ में नहीं आती हैं। विवादों की संभावना होती है, अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं राज्यों और उनकी इकाइयों के बीच में, केंद्र और उनकी इकाइयों के बीच में, राज्यों के बीच आपस में। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता होती है, अपव्यय कई बार हो जाता है, कई बार कुछ विषय दोनों के बीच अगर डुप्लीकेट हो जाते हैं तो वहां पर खर्च ज्यादा हो जाता है। राष्ट्रीय एकता में कमी भी होती है क्योंकि कई बार यूनिट्स या राज्य स्ट्रांग होते हैं तो वहां के नागरिक अपने आप को केवल उस राज्य का नागरिक मान सकते हैं और केंद्र के प्रति उनमें उतना ज्यादा स्ट्रांग भाव नहीं आ पाता है। उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता है कि कौन सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, क्या गलत है क्या सही है, कई बार इसमें बड़ी मुश्किल आती है। Although federalism facilitates the management of conflict in some areas, in others it has led to more dangerous conflict. Having the levels of government closest to the people provide the appropriate services in essence promotes effectiveness and efficiency, but it can also hinder progress. So many governments at the three levels can lead to duplication and confusion. While state and local governments excel with innovations, this can hinder national governmental efforts. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है किसी एरिया में कोई काम, और वहां पर राज्यों की सरकारें उनमें कुछ बाधा भी उत्पन्न कर सकती हैं। इस तरह के कई बार विवाद आप देख सकते हैं। भारत में भी इस तरह के विवाद अक्सर हमारे अखबार की हेडलाइन भी बनते हैं। A democracy calls for political participation but can lead to local biases that are damaging to national interests. कई बार लोकल नीड्स, लोकल इंटरेस्ट इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर उन देशों का नाम है इस स्क्रीन पर, कुछ देश, सभी नहीं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे राज्य हैं, पर कुछ प्रमुख देश हैं जिनमें संघात्मक शासन है। जैसे कि आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे संघात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ब्राजील है, कनाडा है और भारत भी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम भारत की भी करते हैं कि हम कह तो रहे हैं कि भारत में संघात्मक शासन है और संविधान ने भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था से यहाँ पर निर्माण किया है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम संघात्मक शासन बनते हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स की संज्ञा दी है। संविधान की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई थी, आप समझ ही गए होंगे कि भारत का एक संविधान है जो लिखित है
और एक निश्चित समय पर इसका निर्माण किया गया, काफी लंबा समय लगा इसको बनाने में। दूसरा तत्व है कि हमारे यहाँ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत सिस्टम भी है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट के अनुसार विषयों को बांटा गया है। All states in the Indian Union do not have identical powers. लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनको थोड़ी कम शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यों के बराबर शक्तियां नहीं है उनके पास। Changes in power sharing has to be passed by 2/3 majority in the parliament. मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा जो बदलाव किया जाता है पावर शेयरिंग में, तो उसके लिए पार्लियामेंट की अनुमति लेनी चाहिए और उन राज्यों की विधानसभाओं की भी। In case of any dispute regarding division of power, the apex court will take decision. Apex court यानी जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। तो इन प्रावधानों के आधार पर आप देख सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की तुलना हम अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था से नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ राज्यों की इकाइयों ने मिल करके संघ का निर्माण नहीं किया है, बल्कि केंद्र का निर्माण किया गया। केंद्र के द्वारा राज्यों की सरकारों का या राज्यों का निर्माण किया गया और तब उनको सत्ता प्रदान की गई। और संविधान में भी इस प्रकार के प्राविधान है कि कुछ निश्चित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर या आपातकाल उत्पन्न होने पर राज्यों की शक्तियां भी केंद्र के पास आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान अर्ध संघात्मक है, जिसे हम अंग्रेजी में क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक, आधा संघ, जहां पर कि कुछ समय ऐसे होते हैं निश्चित जब राज्यों की शक्तियां भी केंद्र के अधिकार में आ जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, किसी प्रकार के वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, या फिर यदि केंद्र सरकार को ये विश्वास हो जाए, राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता है, तो वहां पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है और वहां की विधानसभा को भंग कर देती है और वहां पर स्वयं अपना शासन करने लगती है। तो हमारे देश में केंद्र अधिक स्ट्रांग है और राज्यों की सरकारें उसकी तुलना में कई समयों पर अपनी शक्ति को कम पाती हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि एक आदर्श संघ को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। पहला तो यह है कि गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग यदि हो रही है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है किसी भी प्रकार की पावर शेयरिंग में या समझौते में। तो दोनों के बीच एक प्रकार से कोई पावर शेयरिंग का फॉर्मूला होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, उन्हें उसके लिए एग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। एंड ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रह रहे हैं। तो एक आदर्श संघ तभी बनेगा जब कुछ रूल्स को फॉलो किया जाएगा। यदि रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? डुअल फेडरलिज्म हो जाएगा। डुअल यानी द्वंद्ववाद, जहां पर लड़ाइयां चल रही हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, रस्साकशी चल रही है, दोनों खींचतान कर रहे हैं। भारत में भी आपको ऐसी स्थितियां बहुत देखने को मिलेंगी। केंद्र में एक दल की सरकार है, एक राज्य में या कुछ राज्यों में दूसरे दल की सरकार है, तो हमेशा एक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, खींचतान, केंद्र ने हमें ये नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, यहाँ पर बाधा पहुंचाई, इसी तरह से केंद्र का राज्यों पर आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की परिस्थितियों से हम लोग आए दिन दो चार होते रहते हैं। तो ये डुअल फेडरलिज्म है। डुअल फेडरलिज्म की अवस्था को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे देश के विकास में बाधा पहुंचती है। तो हम किस चीज की कल्पना करते हैं? सहयोगी संघवाद की या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। सहयोगी संघवाद जहां पर कि स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट मिलकर हाथ मिला करके चलते हैं।
और यही बात हम इस मार्बल केक के द्वारा समझ सकते हैं। इस स्लाइड में यहाँ आपके सामने मार्बल केक है। मार्बल केक वो केक होता है जिसमें अंदर कई कलर्स और कई स्वादों का फ्यूजन होता है, मिले जुले होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कलर्स को, यहाँ पर ब्राउन कलर, येलो कलर, और वे साफ साफ अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी जो भी ये आउटर बॉर्डर्स हैं वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं डिजाइनिंग को। और यही कल्पना की थी डाइसी ने जब उन्होंने कहा था अ फेडरल स्टेट इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल कंट्राइवेंस intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights। अर्थात यदि मार्बल केक की तरह से राज्यों के अधिकार भी सुरक्षित रहे और केंद्र सरकार की सत्ता भी सुरक्षित रहे, यही सच्चे संघवाद की एक या आदर्श संघवाद की एक स्थिति है। और हमारे देश में भी हम यही कल्पना करेंगे, हम यही बात कहेंगे कि सहयोगी संघवाद की तरफ ही हमें जाना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच जो भी झगड़े होते हैं वो वास्तव में उस देश की यूनिटी को कमजोर करते हैं। और जब हम इतिहास में नजर डालते हैं तो पाते हैं कि जिस देश में भी केंद्र और उसकी राज्यों की सरकारों के बीच में झगड़े होते हैं तो बाहरी ताकतों को आमंत्रण मिलता है उस देश पर आक्रमण करने के लिए। भारत की स्थिति में भी आपको पता है कि विदेशी शक्तियों ने तभी तब आक्रमण किया जब आपस में इकाइयों में झगड़ा हो रहा था और केंद्र में एक मजबूत शक्ति नहीं थी। इसी तरह से आप मैकियावेली के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो वो अपने समय की इटली की बात करता है, जहां इटली कई भागों में बटा हुआ है और उनमें आपस में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है और वो विदेशी शक्तियों का एक प्रकार से वहां पर बहुत हस्तक्षेप हो रहा है। तो संघवाद के लिए सब वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। संघवाद के लिए ड्यूअल फेडरलिज्म इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि सहयोगी संघवाद को माना जाता है। लेकिन हम कंक्लूजन की तरफ भी जाते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसी राज्य के लिए रामबाण नहीं है। ये नहीं कह सकते कि संघात्मक शासन अपनाने से ही सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वास्तव में हर शासन की कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ फेडरलिस्ट कल्चर। एक कल्चर होता है, एक व्यवस्था होती है जहां पर कि कुछ बातें आवश्यक होती हैं, जैसे कि कॉन्सेंसस बिल्डिंग। बातों में मतभेद होंगे, सारे लोग एक राय नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें एक कंसेंसस या एक सहमति बनानी पड़ेगी। कोऑपरेशन की तरफ जाना होगा। टॉलरेंस, टॉलरेंस बहुत जरूरी है। सहने की शक्ति भी, कहीं पर किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी राज्य को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, जिन देशों में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, विविधताएं बहुत अधिक हैं, वहां पर इन बातों का बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसा नहीं है तो संघ शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और संघ का कोई एक ऐसा रूप भी नहीं है जो बहुत अच्छा है कि एकात्मक बहुत अच्छा है या संघात्मक या संघवाद, या किसी एक देश में कोई व्यवस्था बहुत अच्छी है तो दूसरे देश में भी वो काम करेगी, ऐसा इसका कोई भी रूल नहीं है। हर फेडरेशन, एवरी फेडरेशन हैज इट्स ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट अडेप्ट्स टू द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री एंड देयर स्पेसिफिक पीपल। हर देश की बड़ी स्पेशल विशेषताएं होती हैं और हर फेडरेशन उसी के अनुकूल होता है। जैसे कि भारत का फेडरेशन अलग है और अमेरिका का फेडरेशन अलग है। और इसी के साथ ही मैं अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।